डियर स्टूडेंट्स, आज मैं नवोदय विद्यालय के 9th क्लास में एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको सॉल्व करवा के देने वाला हूं। पहले हम 24 के पेपर को सॉल्व करेंगे और उसी के बीच में डिस्कस कर लेंगे 23rd वाले। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का, और 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है। 4 सेक्शंस होते हैं इस पेपर के। पहला सेक्शन आता है हिंदी का, जिसमें 15 क्वेश्चंस होते हैं 15 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन मैंने 24 और 23rd दोनों में देखा कि पहला क्वेश्चन आ रखा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढिए, यानी कि हिंदी भाषा में जो शुद्ध प्रयोग किया जाने वाला शब्द है वो ढूंढना है। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग थोड़ा सा शब्दों को मॉडिफाई कर लेते हैं, तो वो नहीं, शुद्ध शब्द आपको ढूंढना है। तो उसका सही जवाब है आपके पास स्वच्छता। और इसी प्रकार से 23rd वाले पेपर में आ रखा है कि आपको शुद्ध शब्द ढूंढना है, और उसका यह है आविष्कार। आविष्कार, आविष्कार नहीं होता है, आविष्कार नहीं होता, आविष्कार। खासकर आपको ध्यान रखना है, यहां पर एक तो अ में आ की मात्रा है, दूसरा यहां पर षटकोण वाली श है। सरलता वाली स नहीं, संजम वाली स नहीं, यहां पर षटकोण वाली स है, उसका यूज करना है, आविष्कार। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने देखा 2024 में भी और 2023 में भी, दोनों में दूसरा क्वेश्चन आ रखा है हिंदी का, तत्सम रूप ढूंढिए। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भव। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो शुद्ध संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में वैसे ही प्रयोग होते हैं जैसे संस्कृत में होते हैं। तद्भव संस्कृत भाषा के शब्द हो सकते हैं जो हिंदी में अब मॉडिफाई हो चुके हैं और थोड़ा सा आम बोलचाल की भाषा में उनको विकृत कर दिया गया है या थोड़ा सा बदल दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखिए, तत्सम और तद्भव का 100% क्वेश्चन आएगा आपके पास। तो 24th में आपके पास आ रखा है अंगूठा। आपके हाथ का जो अंगूठा है ये वाला, इसको तत्सम रूप यानी कि शुद्ध संस्कृत भाषा में क्या कहेंगे, जो संस्कृत भाषा में कहेंगे वही हिंदी में भी कहेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे तत्सम रूप। अंगूठा हो गया तद्भव रूप। संस्कृत में अंगुष्ठ बोला जाता है और हिंदी में उसको मॉडिफाई करके अंगूठा बोला जा रहा है आजकल। तो आपका जवाब हो जाएगा अंगुष्ठ। शब्दों में बस थोड़ा सा फर्क होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। अब यही क्वेश्चन 23rd में कैसे आ रखा है कि दो शब्दों का पेयर आपको दिया हुआ है और उसमें से आपको बोला गया है कि इनमें से कौन से दोनों के दोनों शब्द तत्सम रूप है। तो आपका जवाब है सूर्य और दिनकर। ये सूर्य और दिनकर दोनों तत्सम रूप है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, जिसमें है सूर्य और दिनकर। तीसरा प्रश्न है सुलभ का विलोम शब्द। तो सुलभ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दुर्लभ। तो आपका जवाब हो जाएगा सी, दुर्लभ। चौथा क्वेश्चन है, यह है थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब डैश 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 वाक्य पूरा कीजिए के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो की खोज का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना, जो पहले से थी उस चीज को आपने ढूंढा। का आविष्कार किया, आविष्कार मतलब किसी चीज को बनाना, जो पहले से नहीं थी आपने उसको अभी बनाया है। तो इसका जवाब हो जाएगा बी, का आविष्कार किया। और क्यों सी और डी इसके जवाब नहीं होंगे। का अनुसंधान किया, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च करना, किसी चीज के ऊपर छानबीन करना। डी का मतलब का संज्ञान लेना, मतलब उसके बारे में सोचना। तो इसका आंसर सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, इसका जवाब है आपका बी। अगला प्रश्न है आपके पास, रेखांकित शब्द का पदभेद बताइए। मेरे चाचा भागलपुर में रहते हैं। हिंदी व्याकरण में पदभेद की पहचान वाला यह प्रश्न है आपके पास, और यह प्रश्न भी 100% एग्जाम में आता ही आता है। पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया, चौथा है विशेषण। अब इनमें से सही आंसर हम लोग कैसे बताएंगे। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पेंसिल हो गई, ताजमहल हो गया, महात्मा गांधी हो गया, ये संज्ञा हो गई। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको कहा जाता है सर्वनाम। जैसे कोई वाक्य है राहुल घर जा रहा है, तो मैं राहुल की जगह वह कहकर भी इस बात को कह सकता हूं वह घर जा रहा है।
तो वह क्या हो गया? सर्वनाम, और राहुल क्या है? संज्ञा। उसके बाद है क्रिया। क्रिया मतलब कोई काम करना। राहुल जा रहा है, तो जाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। ये भी उसका जवाब नहीं हो सकता। विशेषण। विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताता है, किसी वस्तु की विशेषता बताता है। वह सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो इसका सही जवाब है मेरे चाचा भागलपुर में रहते हैं। तो इसका जो पदभेद हो गया वो हो गया संज्ञा। तो रेखांकित यहां पर है भागलपुर, तो भागलपुर एक जगह का नाम है, तो जगह क्या हो गई? संज्ञा। तो इसका सही जवाब है ए। अब नेक्स्ट जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 6 से 10th नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे वो अपठित गद्यांश के ऊपर होंगे। यानी कि एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, आपने उसको पढ़ना है और उसके हिसाब से आपने दिए गए प्रश्नों के जवाब देने हैं। आप क्या सोच रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, वो गद्यांश आपको क्या बता रहा है उसके हिसाब से आपने जवाब देने हैं। तो पहला प्रश्न है, योग से दोहरा लाभ है क्योंकि भारत के अलावा अन्य देशों में भी किया जाता है। बात तो सही है, लेकिन ऊपर वाला जो गद्यांश है वो कुछ और कह रहा है। शरीर और मन दोनों का व्यायाम है, तन और मन को एकाग्र रखता है और सुलभ है। ऊपर वाले गद्यांश में देखिए, दोनों केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं है, मानसिक व्यायाम भी है। तो आपको समझ आया कि ऊपर वाले गद्यांश के हिसाब से हमें जवाब देना है, हम क्या कहते हैं उससे जवाब नहीं बनेगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शरीर और मन दोनों का व्यायाम है। सी नहीं होगा, तन और मन को एकाग्र रखता नहीं, क्योंकि ऊपर मन को एकाग्र रखता है, तन के बारे में नहीं बोला गया है। सस्ता और सुलभ है, ये तो वैसे ही जवाब नहीं है। अगला प्रश्न है 7th, अनुच्छेद में मन को एकाग्र करना का आशय है केवल आगे की ओर देखना, ऑप्शन ए। मन को एक बात पर लगाना, सी है एक बिंदु पर मन को स्थिर रखना, एक व्यक्ति को मन से चाहना। अगर आप ऊपर गद्यांश में सबसे पहली वाली लाइन पढ़ोगे, योगाभ्यास मन को एकाग्र करने में सहायक होता है, मतलब मन को एक ही जगह पर स्थिर करने में सहायक होता है। केवल आगे की ओर देखना, यह सही जवाब नहीं हो सकता। ऊपर वाले गद्यांश में भी देखोगे, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। मन को एक बात पर लगाना, बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति को मन से चाहना, यह भी नहीं। तो इनमें जो सबसे एप्रोप्रिएट, इनमें जो सबसे सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एक बिंदु पर मन को स्थिर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है, योगाभ्यास किन दो शब्दों से मिलकर बना है? वैसे तो यह संधि विच्छेद है और आपके सिलेबस में संधि विच्छेद नहीं है, लेकिन ऊपर वाला जो गद्यांश है उसको अगर आप पढ़ोगे तो योगाभ्यास बहुत बार वहां पर डिस्कस किया हुआ है, तो उसके हिसाब से आपने इसका जवाब देना है। और ये बहुत आसान है, इसलिए उसने दिया हुआ है। अदरवाइज ध्यान रखिएगा, संधि विच्छेद आपके सिलेबस में हिंदी के नहीं है इस एंट्रेंस एग्जाम में। तो पहला है योगा प्लस अभ्यास, गलत। दूसरा है योगा प्लस अभ्यास, गलत। तीसरा है योग प्लस अभ्यास, ये बिल्कुल सही है। और चौथा है योग प्लस अभ्यास, वो गलत है। डी वाले को देखिए, योग प्लस अभ्यास, तो अभ्यास नाम की कोई चीज नहीं होती है, गलत है। सी वाला क्यों सही है? योग ग के पीछे अ आ रहा है और प्लस उसके बाद अभ्यास, उसमें भी अ आ रहा है। तो अ जब दो बार आता है तो उन दोनों को जोड़ने से आ बन जाता है, तो योगाभ्यास बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन भर के लिए आवश्यक ऊर्जा पाने के लिए आवश्यक है पार्क में हरी दूब पर योगाभ्यास करना है, चटाई या तौलिया बिछाकर योगाभ्यास करना, प्रतिदिन सुबह शाम योगाभ्यास करना, और डी है प्रतिदिन आधे घंटे योगाभ्यास करना। अब इनमें से अगर आप जवाब देखोगे तो आपको लगेगा सारे थोड़ा थोड़ा सही कह रहे हैं, लेकिन गद्यांश आपको क्या बता रहा है वो देखो। नीचे से 3rd नंबर की लाइन को देखिए, पूर्ण विराम के बाद, आधे घंटे के योगाभ्यास से हमें दिन भर के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा डी, प्रतिदिन आधे घंटे योगाभ्यास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योगाभ्यास के लिए आवश्यक नहीं है रंगीन चटाई, नरम तौलिया, नई दरी, महंगे उपकरण। तो फिर से अगर आप गद्यांश को पढ़ोगे, इसके लिए विशेष तामझाम या मूल्यवान उपकरणों की आवश्यकता नहीं है। तो आपका जवाब हो जाएगा डी, महंगे उपकरण। तो ये क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं जो गद्यांश के ऊपर पूछे गए थे। आपको जो संज्ञा होती है आपको बता दिया है, किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को
संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा अलग अलग प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा रमेश, दिनेश, जो किसी के नाम होते हैं, ये क्या हो गए? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जो जाति बताती है। जाति कैसे है? जाति ऐसा नहीं कि राठौड़, शर्मा, वर्मा ऐसा कुछ बता दिया, नहीं। जातिवाचक संज्ञा का मतलब हुआ मनुष्य, मनुष्य जाति के बारे में बता रहा है। पुरुष, स्त्री, पक्षी, जंगल, पहाड़। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा, जो आपको भाव बताती है, गुण, धर्म, दशा, स्थिति। ये हो गया भाववाचक संज्ञा। क्या मतलब हुआ? लंबाई, सुरेश की लंबाई बहुत अधिक है। लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, नम्रता, मिठास, खटास, ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब आया समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है? जो समूह के बारे में बताती है। सभा हो रही है कहीं पर, सभा, कहीं पर सभा हो रही है, आपको पता चल जाएगा बहुत सारे लोग होंगे। कोई दल है, कोई दल है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, तो दल किसी समूह के बारे में बताता है, तो समूहवाचक संज्ञा आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या मतलब हुआ? जो किसी द्रव्य यानी कि पदार्थ के बारे में बताती है। दूध, दही, घी, मक्खन, ये सारे के सारे हो गए द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हमारे पास आता है 11वें नंबर का क्वेश्चन। विद्यालय तुम्हें पुरस्कार देगा। रेखांकित शब्द का सही पद परिचय किस विकल्प में दिया गया है? तो अब हम लोग 11वें क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दे सकते हैं। विद्यालय तुम्हें पुरस्कार देगा। पुरस्कार, पुरस्कार को देखना है कौन सी संज्ञा होगी। व्यक्तिवाचक, किसी का नाम तो पुरस्कार बिल्कुल नहीं होता है, तो ए ऑप्शन गलत है। तीसरा देखिए भाववाचक संज्ञा। पुरस्कार कोई भाव नहीं है, मोटा, पतला, खटास, मिठास ऐसा नहीं है। डी वाला देखोगे समूहवाचक, बिल्कुल नहीं, समूह के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में थोड़ा ही बता रहा है। अगर आप बी ऑप्शन देखोगे जातिवाचक संज्ञा, तो जाति का मतलब पुरस्कार आप अपने आप समझ जाओगे। अगर कोई पुरस्कार बोलेगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा। एक ग्रुप के बारे में बता रहा है कि आपको गिफ्ट दिया जा रहा है, तो गिफ्ट में आपको ट्रॉफी दी जा सकती है, आपको चॉकलेट दी जा सकती है, या कोई भी चीज दी जा सकती है। तो बेसिकली ये जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि गिफ्ट आपको एक ही मिलेगा, बहुत सारे थोड़े मिलेंगे। समूहवाचक बिल्कुल नहीं है, द्रव्यवाचक बिल्कुल नहीं है। ये भी नहीं पता आपको क्या मिलेगा, दूध मिल रहा है, दही मिल रहा है, पत्थर मिल रहा है, सोना चांदी क्या मिल रहा है नहीं पता, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, किसी का नाम है नहीं। भाववाचक लंबाई, मोटाई, खटाई ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा, आपको नहीं पता चल रहा आपको चॉकलेट दी जा रही है या कुछ दिया जा रहा है। तो बचा कौन? जातिवाचक संज्ञा। ये एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका जवाब हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12th वाला। शुद्ध वाक्य चुनिए। इस बार वाक्य आपको चुनना है, शब्द नहीं। पहला ऑप्शन है यह काम कौन किया। यह काम कौन किया, तो आप समझ गए होंगे कि इसका जवाब नहीं हो सकता। यह काम किसने करा। करा हिंदी, शुद्ध हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। तीसरा, यह काम कौन ने किया, आप समझ गए होंगे इसका जवाब नहीं है। यह काम किसने किया, क्वेश्चन मार्क भी पीछे लगा हुआ है, तो डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो अशुद्ध से शुद्ध करने में आएंगे वो आप कर लोगे, क्योंकि नॉर्मल उनकी जो भाषा है वो आपको समझ आ जाएगी कि ये खड़ी बोलचाल की भाषा में लिखा जा रहा है, जबकि आपको हिंदी की शुद्ध भाषा का प्रयोग करना है, जैसे कि आपकी क्लास में आपके सर आपको पढ़ाते हैं हिंदी के किसी भी अभ्यास को। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? सरल वाक्य। सरल वाक्य का मतलब जिसमें एक ही काम हो रहा हो और उसमें या नहीं हो, परंतु यदि कुछ नहीं हो, तो वो सरल वाक्य हो गया। एक ही काम या विधेय हो, विधेय का मतलब टारगेट, एक ही काम हो और एक ही टारगेट हो, उसमें कोई दूसरी बात ना बोली जाए, तो वह सरल वाक्य हो गया। राजू स्कूल गया, रोहन पढ़ रहा है, यह सरल वाक्य हो गया, सिर्फ एक ही काम हो रहा है। संयुक्त वाक्य को पहचानने का तरीका है या तो उसमें और आए, या उसमें या आए, या उसमें परंतु आए, अथवा इस तरीके के अगर कोई वाक्य आपके पास आते हैं तो वो संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। जैसे राहुल स्कूल गया और घर लौट आया, दो वाक्य हैं। राहुल स्कूल गया एक वाक्य था जो कि सरल वाक्य था, घर वापस लौट आया यह भी सरल वाक्य था, लेकिन जब और उसके साथ जोड़ दिया गया तो वो संयुक्त वाक्य बन जाता है।
मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है, मतलब एक मेन सेंटेंस होता है और उस पर डिपेंडेंट दूसरा सेंटेंस और होता है। जैसे राहुल ने क्रिकेट मैच खेला जबकि वह जानता था कि वह हार जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो पहले वाली जो बात है उसी से जुड़ी हुई दूसरी बात है और यहां पर या, अथवा और, परंतु नहीं आया है, इसलिए यह मिश्रित वाक्य हो जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य बहुत आसान है, क्वेश्चन मार्क लगा होगा पीछे, आप समझ जाइए प्रश्नवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 वाला, मैं जानती हूं कि मां क्यों रूठी है। रचना के अनुसार उपयुक्त वाक्य किस भेद के अंतर्गत आएगा? मां रूठी है, अगर सिर्फ इतना होता तो सरल वाक्य होता, क्वेश्चन मार्क होता पीछे, प्रश्नवाचक होता, यह भी नहीं है, तो सरल वाक्य पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। संयुक्त वाक्य इसलिए नहीं है क्योंकि और, या, परंतु ऐसे शब्द यहां पर नहीं आए हैं, इसलिए यह संयुक्त वाक्य नहीं है। मिश्र वाक्य यह है, क्यों? क्योंकि एक बात प्रधान है, मां क्यों रूठी है, यह मेन सेंटेंस है और आपने उससे जोड़ दिया है कि मैं जानती हूं, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, मेल जोल में बड़ी शक्ति है इसलिए हमें डैश 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 काम पूरा करना चाहिए। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा, तो ध्यान रखिएगा मुहावरा और लोकोक्तियां 100% के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में जरूर आएंगे, तो ये मुहावरे के ऊपर है। एड़ी चोटी एक करके, ऑप्शन ए, एड़ी चोटी एक करके मतलब पूरी ताकत, पूरी क्षमता के साथ किसी काम को करने की कोशिश करना। तो ऊपर वाले अगर आप सेंटेंस को पढ़ोगे, मेल जोल में बड़ी शक्ति है, ये उससे जुड़ा हुआ नहीं है। ये मेल जोल मतलब बहुत सारे लोग जब काम करेंगे तब जाके काम हो पाएगा, ये बोलना चाह रहा है। एड़ी चोटी एक करके का मतलब होता है कि एक ही आदमी पूरी ताकत लगा रहा है, अपनी पूरी क्षमता लगा रहा है और तब कोई काम कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका जवाब नहीं है। आंखें खोलकर, यह भी जवाब नहीं है। छाती ठोककर, यह भी जवाब नहीं है। छाती ठोककर कब हम इस्तेमाल करते हैं कि मैं छाती ठोककर एक काम करता हूं, जब आप श्योर, डैम श्योर होते हो अपने ऊपर, तो तब इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कंधे से कंधा मिलाकर, तो ध्यान रखिए जब बहुत सारे लोगों की बात की जाएगी तो मेल जोल में बड़ी शक्ति है, इसीलिए हमें कंधे से कंधा मिलाकर काम पूरा करना चाहिए। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का सही अभिप्राय है। पहला है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आपको कोई काम अच्छे से नहीं आ रहा है और आप उस काम को नहीं कर पा रहे हो और दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हो, इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अपनी कमजोरी छिपाने के लिए किसी और की कमी निकालना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बी सी डी क्यों नहीं हो सकता, यह भी सोचना बहुत जरूरी है। बहुत बार बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि ये ऑप्शन सही है, सीधा उसी को टिक लगा के आ जाते हैं, जबकि ये नहीं सोचते कि जो नीचे वाले ऑप्शन है वो क्यों नहीं है। अगर आपको ये चीज पता चल जाएगी बाकी ऑप्शन सही क्यों नहीं है, तो फिर आप डैम श्योर हो जाओगे कि हमारा आंसर जो आप सोच रहे हो बिल्कुल वही है। समय पर काम करने से कतराना, बिल्कुल नहीं। काम की बात न करना, बिल्कुल नहीं। अवसर पर चूक जाना, बिल्कुल नहीं। तो ध्यान रखना मुहावरे और लोकोक्तियां, जो आप 8th क्लास में हिंदी के जो चैप्टर्स आपके होंगे वहां पर कुछ कहानियां होंगी या कुछ गद्यांश होंगे, आप उनको पढ़ोगे तो ऐसे मुहावरे वहां पर बहुत बार उपयोग हुए होंगे या इससे छोटी क्लासेस में आपने बहुत बार पढ़े होंगे, वही आपके एग्जाम में आएंगे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आप लोगों को 2024 का हिंदी सेक्शन करवा दिया है। अब इंग्लिश सेक्शन पे जाने से पहले मैं 2023 वाला भी डिस्कस कर लेता हूं। पहला क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब तीसरा क्वेश्चन आपके पास आया, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्द बादल के पर्यायवाची हैं। अब ध्यान रखिएगा 2024 में पर्यायवाची शब्द का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके सिलेबस में 100% क्वेश्चन आएगा इसका भी। तो पहला ऑप्शन है आपके पास मेघ गगन, लेकिन मेघ का अर्थ होता है बादल, लेकिन गगन का अर्थ होता है आकाश, आसमान। बी शैल, व्योम, व्योम का मतलब आकाश होता है, शैल का मतलब पहाड़। सी है नभ और नग, नभ का मतलब आकाश होता है, लेकिन अगर आप डी को देखोगे घन और जलद, घन का मतलब होता है बादल और जलद का मतलब जल देने वाला। तो बादल जब बरसते हैं, बारिश होती है, पानी आता है, तो इसलिए इसको जलद कहा जाता है। तो योर आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए।
बैंक से डैश 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 लिया है तो चुकाना ही पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। शुद्ध और अशुद्ध शब्द का क्वेश्चन है ये। तो पहला देखना आपने, उदार। उदार कुछ नहीं होता है। डी ऑप्शन देखोगे, उधर। उधर का मतलब आप जानते हो, इधर और उधर जाना, वो इसका जवाब नहीं है। उद्धार, उद्धार का मतलब किसी का भला करना, ये भी इसका जवाब नहीं है। उधार, किसी का कर्जा देना होता है, उसको उधार कहते हैं। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आया, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। विशेषण, जो किसी वस्तु की विशेषता बताता है। विशेष्य, विशेष्य वो व्यक्ति या वो संज्ञा होती है जिसकी विशेषता बताई जाती है। राहुल अच्छा लड़का है, तो अच्छा विशेषण हो गया है और राहुल विशेष्य हो गया है। तो विशेषण वो होता है जो विशेषता बताता है, तो विशेषण आपका सही जवाब हो जाएगा सी, क्रिया विशेषण नहीं। अब फिर आया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान रखना, 6 से 10 तक के जो क्वेश्चंस आएंगे वो अपठित गद्यांश जो होगा उसके हिसाब से आपको जवाब देने हैं। वन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा होने का कारण है। ऑप्शन ए, वनों का कटना। ऑप्शन बी, ग्लेशियर का पिघलना। ऑप्शन सी, नदियों का सूखना। ऑप्शन डी, समुद्रों में जल स्तर बढ़ना। तो अगर आप ऊपर वाले गद्यांश को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। बीच में पढ़ोगे, वन कट रहे हैं और वनस्पतियां उजड़ रही हैं, वन्य जीव जंतुओं पर खतरा मंडरा रहा है। तो इसका मतलब यही इसका जवाब है, ऑप्शन ए। 7वां वाला क्वेश्चन देखिए, कैसे कह सकते हैं कि गंगा यमुना जैसी नदियां कभी सूख सकती हैं? अगर आप ऊपर वाले गद्यांश को पढ़ोगे, इसलिए संभव है यदि सदी के अंत तक ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा यमुना जैसी नदियां ही सूख जाएंगी। तो आपको जवाब मिल गया होगा, इसलिए 7वां क्वेश्चन का जवाब है सी ऑप्शन, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जिन रोगों की चिकित्सा असंभव हो उन्हें कहा जाता है? विनाशक। विनाशक का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। असंभव, असंभव का मतलब होता है जो काम आप कर नहीं सकते। विलुप्त का मतलब जो चीज खो गई है। असाध्य, असाध्य का मतलब जिसको आप साध्य नहीं सकते हो, जिसको आप ठीक नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगर आप ऊपर गद्यांश में पढ़ोगे, प्रदूषण से अनेक प्रकार के असाध्य रोग बढ़ रहे हैं, तो आप समझ जाओ ये असाध्य यहीं से लिया गया है। हमारे शरीर में अत्यंत विषैले पदार्थ किसके द्वारा पहुंच रहे हैं? अब यहां पर देखिए आप, अगर आप ऊपर गद्यांश को पढ़ोगे, आज हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है प्रदूषण। सांस लेते हुए तो हवा आ गया है, भोजन के साथ, पीने वाले पानी के साथ अत्यंत विषैले पदार्थ हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं। तो इसका जवाब हो गया है आपका बी, हवा, जल और भोजन के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 10 गद्यांश के ऊपर लास्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद में आए किस शब्द का अर्थ संकट है? विनाशक, अन्यथा, अन्यथा का अर्थ होता है या। प्रदूषण, इसका बिल्कुल अलग अर्थ होता है। विनाशक, जो विनाश करने वाला होता है। खतरा, तो खतरा यहां पर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, संकट। अगर आप ऊपर वाले गद्यांश को पढ़ोगे, वन्य जीव जंतुओं पर खतरा मंडरा रहा है। खतरा शब्द यहां पर प्रयोग किया गया है, तो इसलिए संकट का अर्थ यहां पर खतरा है। अब आया क्वेश्चन नंबर 11, शुद्ध वाक्य छांटिए। हम तो पहले ही बता दिए थे, तो मैंने कहा ये सबसे आसान होता है, आपको आसानी से पता चल जाना चाहिए अगर आप हिंदी भाषी लोग हैं। हम तो पहले ही बता दिए थे, बिल्कुल गलत है। हम तो पहले ही बताए थे, गलत है। हमने तो पहले ही बता ही दिए थे, गलत है। हमने तो पहले ही बता दिया था, तो ये सबसे आसान है, आप कर पाओगे इसको। डी इज करेक्ट आंसर। एक होता है प्रत्यय, एक होता है उपसर्ग। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द के पीछे या अंत में जुड़कर उस मूल शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं या उसके अर्थ में कुछ विशेषता ले आते हैं। शिल्प मूल शब्द है, शिल्प का मतलब पत्थर होता है, और कार मतलब करने वाला, शिल्पकार, तो कार हमारा प्रत्यय हो गया है। उपसर्ग, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं या उसके अर्थ में कोई विशेषता ले आते हैं। तो बहुत सारे उपसर्ग होते हैं, निर, अनु, प्र, प्रा, सम, अनु, अव, निस, निर,
दुसदुर बहुत सारे होते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अभी जो हमारा क्वेश्चन है, अब मैं थोड़ा सा उपसर्ग आपको समझा देता हूं। एक बच्चा है जो क्लास में उपस्थित है, यानी कि प्रेजेंट है। एक बच्चा क्लास में प्रेजेंट है, तो ये मूल शब्द हो गया उपस्थित होना, मतलब क्लास में प्रेजेंट रहना। अगर मैं उसके आगे अनु लगा दूं तो अब इसका अर्थ ही परिवर्तित हो गया। अनुपस्थित का मतलब आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, एब्सेंट हो गए हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह शब्द पहचानिए जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है। हमने वो शब्द ढूंढना है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो सबसे पहले हमने समझना है यम। यम वे काम होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, गलत काम, उनको बोलते यम। और नहीं करने चाहिए को नियम। अच्छे काम करने को नियम बोल देते हैं। तो यह मूल शब्द हो गया, नी हमारे पास हो गया उपसर्ग। वाचन, वाचन मतलब डिबेट करना, वार्तालाप करना, किसी को चुनना। निर्वाचन, निर्वाचन मतलब जिसका मतलब बन जाएगा निर्वाचन, इलेक्शन, चुनाव। तो यहां पर उपसर्ग था नी, यहां पर उपसर्ग हो गया निर। बंध, बंध का मतलब बंधन, क्रमबद्ध कोई काम करना, एक ही विषय पर कोई काम करना, उसको बोलते बंध। इसके आगे नी लगा दूं तो निबंध। निबंध आप जानते हो, ऐसे जब हम किसी के ऊपर लिखते हैं तो नी यहां पर क्या हो गया, उपसर्ग हो गया है। नित्य, तो नी और त्य कुछ नहीं होता, त्य नाम की कोई चीज नहीं है। किसमें उपसर्ग नहीं है, तो नित्य में कोई उपसर्ग नहीं है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 वाला। रिया दूध पीकर सोने चली गई। उपयुक्त वाक्य का संयुक्त वाक्य क्या होगा? संयुक्त वाक्य वे होते हैं जिनमें अथवा, या, और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो पहले वाले को बड़े ध्यान से देखिए। रिया ने सोने से पहले दूध पिया। तो ये जो सेंटेंस है इसमें और या का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। सी वाले को देखेंगे, जब रिया ने दूध पी लिया तो सोने चली गई। इसको भी एक ही सेंटेंस बनाने की कोशिश की गई है और इसमें भी और या अथवा या तथा का प्रयोग नहीं हुआ है। डी वाले को देखिए, रिया कॉमा दूध पियो और सो जाओ, ये शुद्ध नहीं माना जाएगा, इसलिए डी वाला आपका ऑप्शन नहीं है। तो बी जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है, रिया ने दूध पिया, एक साधारण वाक्य था। सोने चली गई, दूसरा भी साधारण वाक्य था। दोनों साधारण वाक्य को हमने और से जोड़ दिया तो ये बन गया संयुक्त वाक्य। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। निम्नलिखित वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनिए। कितना समझाया था पर इसके दाल नहीं गली। इसके दाल नहीं गली, सेंटेंस ही गलत हो रहा है। दाल नहीं गली अच्छी बात है, ये भी एक मुहावरा है, लेकिन सेंटेंस सही से नहीं बन पा रहा है। सी वाला ऑप्शन देखिए, कान नहीं भरे। इसके कान नहीं भरे, सेंटेंस पूरा नहीं हो पा रहा है। कान फूट गए, इसके कान फूट गए, ये भी एक सेंटेंस प्रॉपर नहीं बन पा रहा है। कान पर जूं तक नहीं रेंगी, देखो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। कितना समझाया था पर इसके, हमें सेंटेंस कंप्लीट भी करना है और सेंटेंस में मुहावरा भी आना चाहिए। कितना समझाया था पर इसके दाल नहीं गली। इसके दाल नहीं गली हिंदी का शुद्ध वाक्य नहीं हो सकता। कितना समझाया था पर इसके कान नहीं भरे, क्योंकि कान नहीं भरे जो है, कान भरने का मतलब किसी की चुगली करना। और इस शब्द को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये किसी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको कितना समझाया था, लेकिन आपको फर्क ही नहीं पड़ा, ये बोलना चाह रहा है। तो यहां पर सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। डी, कान फूट गए। कान फूट गए हमारा कोई मुहावरा है भी नहीं, क्योंकि तो साधारण वाक्य है कि कान फूट गए। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, बी, कान पर जूं तक नहीं रेंगी। कितना समझाया था पर इसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी, सेंटेंस भी कंप्लीट हो रहा है और मुहावरे का प्रयोग भी हो जा रहा है। अब 15 वाला क्वेश्चन देखिए। किसी का नाम बड़ा हो पर उसमें उतने गुण ना हो तो किस लोकोक्ति का प्रयोग ठीक रहेगा? अंधू में काना राजा। अंधू में काना राजा का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे अज्ञान लोग हैं, उनमें कोई कम विद्वान है तो उसे ही बहुत ज्यादा विद्वान समझा जाता है। मान लीजिए कोई लड़का है, अपनी गली में उसके 60% आए हैं और बच्चे उस पूरी गली में फेल होते हैं, तो उस गली का वो टॉपर समझा जाएगा कि बहुत अच्छे मार्क्स आ रखे हैं, जबकि आप जानते हो 60 भी बहुत अच्छे मार्क्स उतने नहीं है। वैसा ही दूसरा है, मुंह में राम बगल में छुरी। तो ये बोलने का प्रयास कर रहा है, मुंह पे आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो लेकिन आपके दिल में ईर्ष्या भरी हुई है।
डी वाला देखोगे, अधजल गगरी छलकत जाए। किसी गगरी में अगर आधा पानी भरा हुआ होता है, किसी भी बर्तन में अगर आधा पानी भरा हुआ होता है, उस बर्तन को जैसे आप हिलाओगे तो उसमें से पानी छलक के बाहर गिरना शुरू हो जाता है। ये जो लोकोक्ति है तब प्रयोग की जाती है जब आप बोलना चाहते हो कि किसी आदमी को कम ज्ञान है और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। सी को ध्यान से सुनिएगा, ऊंची दुकान फीके पकवान। मतलब बाहर से दिखने में तो लग रहा था कि इसको बहुत सारी चीजें पता है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब वास्तव में देखा तो उतनी अच्छाई आपको नहीं दिखी। किसी का नाम बड़ा हो पर उसमें उतने गुण ना हो तो किस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाएगा? तो ऊंची दुकान फीके पकवान, सी इज करेक्ट आंसर। तो हिंदी का पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। अब इंग्लिश वाले पोर्शन पे जाते हैं।